दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है रजनी साहित्य अकादमी में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरा जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मित्रों, हम इस चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट, टीजीटी, पीईटी और अन्य सभी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं हिंदी से संबंधित। तो आज हम बीसल देव रासो के बारे में जानते हैं। और यह कवि आदिकाल के अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जो कि अक्सर परीक्षाओं में इनके बारे में पूछ लिया जाता है। तो चलिए देर नहीं करते हैं और उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, बीसल देव रासो के रचयिता कौन है। नरपति नाल हैं। इस ग्रंथ की रचना संवत 1212 विक्रमी में हुई। कब हुई? 1212 विक्रमी में इसकी रचना हुई। इस ग्रंथ के चरित्र नायक विग्रहराज चतुर्थ एक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। कौन है नायक? विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें बीसल देव भी कहा जाता है, एक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। किंतु अन्य काव्य की भांति इसमें भी अनेक ऐतिहासिक भ्रांतियाँ हैं, प्रमाणित नहीं है, भ्रांतियाँ दी हुई हैं, जो यह प्रमाणित करती है कि इस ग्रंथ में तथ्य कम है और कल्पना अधिक है। अर्थात इसमें फैक्ट कम दिए हुए हैं और कल्पना बहुत अधिक इसमें दी हुई है। जैसे कि जब की रानी का विरह होता है, जब राजा चले जाते हैं तो उनके विरह में कौवे काले पड़ जाते हैं और जो पेड़ होते हैं वो जल जाते हैं, ऐसी इसमें कल्पना दी हुई है। अगर आगे पढ़ते हैं, बीसल देव रासो की रचना यद्यपि आदिकाल में हुई है, आदिकाल जिसे हम वीरगाथा काल कहते हैं, तथापि अन्य रासो काव्य की भांति यह वीरगाथात्मक कृति न होकर बृह काव्य है। अर्थात ये श्रृंगारी कवि में आती है, वीर काव्य में नहीं आती है। इसका मूल रूप वस्तुतः गेय काव्य है। क्या है? गेय काव्य है, अर्थात गाने वाला काव्य है। यह काव्य होने के कारण इसका स्वरूप परिवर्तित होता रहता है। अर्थात काव्य है, इसका स्वरूप काव्य है तो इसका रूप बदलता रहता है। आगे है, बीसल देव रासो आदिकाल के श्रेष्ठ काव्य कृति है। श्रेष्ठ काव्य कृति बताई है इसको, परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे 4 खंडों में विभक्त किया गया है। इसको विशेष ध्यान रखना, हमेशा पूछा जाता है कि बीसल देव रासो को कितने खंडों में विभक्त किया गया है, तो इसको किया गया है 4 में। प्रथम खंड में अजमेर के राजा विग्रहराज चतुर्थ, जो बीसल देव नाम से जाने जाते हैं, परमार वंश राजा भोज की पुत्री। तो अक्सर परमार भोज के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि राजमती किसकी पुत्री थी। तो परमार वंश के जो राजा भोज थे उनकी पुत्री थी राजमती कन्या राजमती से इनका विवाह हो जाता है। किसका? विग्रहराज चतुर्थ अर्थात बीसल देव रासो से। आगे पढ़ते हैं, दूसरे खंड में रानी के व्यंग, अर्थात रानी ने कुछ कह दिया है, उससे व्यंग से रुष्ट होकर यानी रूठ कर राजा के उड़ीसा चले जाने की कथा है। अर्थात राजा, ये प्रश्न कई बार पूछा है कि राजा जब गुस्सा मतलब रूठ कर जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, तो इसमें उड़ीसा का वर्णन दिया हुआ है, उड़ीसा चले जाते हैं। 12 वर्ष तक बीसल देव रासो उड़ीसा में रहते हैं। देखिए 12 वर्ष इसमें दिया है, लेकिन शुक्ल की बुक में इसको 12 महीने दिया हुआ है इसमें। तो इसका 12 वर्ष के लिए चले जाते हैं, लेकिन जो रानी का विग्रह है वो 12 महीने का दिया गया, यानी 12 मासा का वर्णन इसमें सबसे पहले दिया हुआ है। आगे पढ़ते हैं हम, उसके विरह, किसके? राजा के विरह में रानी राजमती अत्यधिक वेदना का अनुभव करती है। रानी का यह विरह वृतांत 3 खंड में दिया हुआ है। तो प्रश्न में ये पूछा जाता है कि रानी का जो विरह है वृतांत वो किस खंड में दिया हुआ है, तो 3 में दिया हुआ है। राजा उड़ीसा कब जाते हैं, तो दूसरे खंड में जाते हैं, ऐसा हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। और आगे पढ़ते हैं, 4थे खंड में अर्थात 4थे खंड में दोनों के पुनर्मिलन का वृत्तांत है, अर्थात आखिरी में वो मिल ही जाते हैं। बीसल देव रासो 125 छंदों की प्रेम परक रचना है। 125 छंद की है ये, जिसमें संदेश रासा की भांति
विरह की प्रधानता है। यानी सदृश राशक है, उसमें विरह दिया हुआ है, उसमें भी 12 मासक वर्णन दिया है, ऐसी इसमें भी विरह की प्रधानता है। विरह के स्वाभाविक चित्रण के कारण संयोग के मर्म स्पर्शी चित्र भी इसमें अंकित किए गए हैं। कवि ने प्रकृति के रमणीय चित्र अंकित करके इस काव्य कृति के महत्व को द्विगुणित कर दिया गया है, अर्थात 2 गुना अधिक इसको काव्य कृति महत्व दिया हुआ है। रामचंद्र शुक्ल ने बीसलदेव रासो की भाषा को राजस्थानी माना है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल ने बीसलदेव रासो की भाषा को क्या माना है, तो राजस्थानी माना है, जिसका व्याकरण अपभ्रंश के अनुरूप है। किसके अनुरूप है? अपभ्रंश के अनुरूप। तो मित्रों, आज आदिकाल से बीसलदेव रासो से यह अत्यंत महत्वपूर्ण जो कि उनके बारे में है विशेषता है, तो आज हमने यह पढ़ा है। कल हम आदिकाल से एक और कवि को लेकर आएंगे। तो मेरे साथ क्लास में बने रहिए। मेरा यह प्रयास आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।